देखिए, इसमें मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्च्यू है वो ये है कि आप कंसिस्टेंट रहें और परसेवरेंस रखें। कंसिस्टेंट रहें मतलब कि आप थोड़ा-थोड़ा डेली पढ़ते रहें। आप एग्ज़ाम के पहले अगर आप किताब उठाएँगे तो ये कोई ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है, ऐसे क्लियर नहीं होगा। और हाँ, अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, 1-2 फेलियर सबको होते हैं, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो सिलेक्शन होता है। सिलेबस के हर टॉपिक पे आपके पास एक ब्रीफ नोट्स होने चाहिए, जिसको आप जैसे अगर आए एग्ज़ाम में वो उससे क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस में होते हैं, वो डायरेक्टली लिफ्ट होते हैं सिलेबस से। तो अगर आपके पास एक ब्रीफ नोट्स अवेलेबल हैं हर टॉपिक के, तो आप उसको रेप्लिकेट कर पाएँगे अपने आंसर कॉपी में। उसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, उसको एनालाइज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि ट्रेंड क्या है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, या जो आप पहली अटेम्प्ट में आपने सॉल्व नहीं कर पाए, तो उसमें जो बेस्ट मेरा जो अप्रोच था वो ये था कि उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और जब आप दोबारा रिवाइज़ करिए तो पूरी किताब ना रिवाइज़ करके सिर्फ़ वही चीज़ें रिवाइज़ करिए जो आपको पहले नहीं आती थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई इंस्पायरिंग वीडियो। अभी हमारे साथ अर्चित शिवम मिश्रा सर, जिन्होंने हाल ही में यूपी पीसीएस जो 2021 का रिजल्ट आउट हुआ है, तो सर को सब रजिस्ट्रार की पोस्ट अलॉट हुई है। उनसे बातचीत करेंगे, उन्होंने किस तरह अपनी बुक लिस्ट बनाई, स्ट्रेटजी किस तरह फॉलो की और सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर उससे पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो बेसिकली सब्सक्राइब कर देना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सर, सबसे पहले तो सर मैनी कंग्रेचुलेसन सर, आपको सब रजिस्ट्रार की पोस्ट मिली सर। थैंक यू, थैंक यू। एंड सर, सबसे पहले तो बताइए सर, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है? एंड आफ्टर दैट आपने ग्रेजुएशन में किस सब्जेक्ट से किया और कहाँ से किया? आफ्टर दैट पीजी वगैरह जो भी किया उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, मैंने मेरी स्कूलिंग यहीं प्रयागराज से हुई है। प्रयागराज से स्कूलिंग के बाद मैंने गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से अपना लॉ पूरा किया। पूरा करने के बाद मैंने प्रथम प्रयास दिया यूपी पीसीएस के एग्ज़ामिनेशन में, जिसमें मुझे सफलता मिली। मुझे मेरा नायब तहसीलदार के पद पे चयन हुआ था, लेकिन मैंने वो सर्विस जॉइन नहीं की। मैंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी उसके बाद, और ये मेरा दूसरा प्रयास था। इसमें मुझे सब रजिस्ट्रार का पद पे मेरा चयन हुआ है। ओके सर, तो बेसिकली कब से आपके माइंड में आ गया था और क्या मोटिवेशन रहा? आपने यूपी पीसीएस या सिविल सर्विसेज की ओर आपका रुझान रहा? कब से आपके माइंड में आया था? लोगों का चाइल्डहुड ड्रीम होता है, ऐसा कुछ आपका भी था? नहीं, हाँ, बचपन में बैक ऑफ द माइंड तो ये था कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, लेकिन ग्रेजुएशन में अल्टीमेटली वो चीज़ें फ्रक्टिफाई हुई और मुझे लगा कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद मैंने ये तैयारी शुरू की। ओके, तो सर बेसिकली आपने क्या कोचिंग वगैरह ली थी? कैसे आपने स्टार्टिंग का पीरियड सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, बेसिकली एक गाइडेंस का इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो किस तरह आपको इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चला कि आपने कोचिंग ली, सेल्फ स्टडी की, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ग्रेजुएशन के बाद मैंने कोचिंग की थी। 7-8 दिन मैंने कोचिंग की, मुझे अच्छी नहीं लगी वो कोचिंग, दिल्ली में ही कोचिंग की थी। तो मैं कोचिंग छोड़ के वापस प्रयागराज आ गया और मैंने उसके बाद सेल्फ स्टडी की, और फिर कोई कोचिंग नहीं की थी मैंने इसके लिए। ओके, तो सर बेसिकली सर, आपकी अगर सिविल सर्विसेज की हम लोग बात करें तो बेसिकली आपने स्टार्टिंग किस ईयर से की थी एंड प्रीवियस क्या आपकी हिस्ट्री रही और टोटल मतलब किस तरह आपने उसको सब बताइए, क्या रिजल्ट रहा उनका थोड़ा? नहीं, 2019 में मैंने तैयारी शुरू की थी, और पहले ही प्रयास में मैंने बताया आपको, जैसे मुझे सफलता मिली, नायब तहसीलदार के पद पे चयन हुआ। फिर उसके बाद तैयारी करता रहा, 2021 में फिर से सेकंड अटेम्प्ट दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। 2 ही ओके। अटेम्प्ट है अभी। हाँ। ओके सर, अगर सर हम लोग बात करें यूपी पीसीएस प्री के लिए, तो बेसिकली आपने किस तरह आप स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेटजी आपकी बेसिकली क्या रही और किस तरह आप बुक लिस्ट आपने इन सब चीज़ों को चयन किया और कौन सी बुक लिस्ट रखते हैं आप, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जहाँ तक प्री की बात है, तो उसको ब्रॉडली हम 2 उसमें सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो स्टैटिक पार्ट और एक करंट अफेयर्स। तो स्टैटिक के लिए जो बेसिक बुक्स होती हैं एनसीईआरटी, तो उसके साथ कोई लूसेंट पढ़ते हैं लोग, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंपाइलेशन जैसे घटना चक्र पब्लिकेशन के आते हैं, वो पढ़िए। और करंट अफेयर्स के लिए एग्ज़ाम से पहले ईयरली कंपाइलेशन आता है घटना चक्र का, दृष्टि, वो करिए। साथ में एक और भी एक एडिशनल मेरे हिसाब से करंट अफेयर्स का सोर्स होना चाहिए। तो उससे कोई बहुत बॉग डाउन होने की ज़रूरत नहीं है कि 2 किताबें पढ़नी पड़ेगी करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है, कंटेंट रेपिटेटिव होता है। जो एक 80 टू 90% कंटेंट सेम रहता है, तो अगर आपने एक बुक भी अच्छे से कवर कर ली है, तो दूसरी कवर करने में बहुत टाइम नहीं लगता। आप कर्सरी रीडिंग करेंगे तो आप कर लेंगे उसे। ओके, तो सर प्रीलिम्स बेसिकली यूपी पीसीएस की बात करें तो फैक्चुअल ज़्यादा होता है, तो सर फैक्ट वगैरह याद करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो उन सब चीज़ों को सर आपने कैसे टैकल किया? देखिए, जैसे मैंने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, समझ में नहीं आ रही हैं, या जो आप पहली अटेम्प्ट में आपने सॉल्व नहीं कर पाए, तो उसमें जो बेस्ट मेरा जो अप्रोच था वो ये था कि उसके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और जब आप दोबारा रिवाइज़ करिए तो पूरी किताब ना रिवाइज़ करके सिर्फ़ वही चीज़ें रिवाइज़ करिए जो आपको पहले नहीं आती थी। तो उससे आपका रिवीजन जल्दी शॉर्ट हो जाएगा और इफ़ेक्टिव पढ़ाई हो पाएगी। ओके, तो सर बेसिकली मॉक वगैरह भी आप देते थे इन सब चीज़ों के बारे में? नहीं, मैंने मॉक्स तो बहुत नहीं दिए, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जैसे 150 में से मैं यूजुअली 140 प्लस ही अटेम्प्ट करता था। ओके, तो सर बेसिकली प्री के लिए लगभग कितना समय देना चाहिए, आपको क्या लगता है? और कितने दिनों में कंप्लीट हो जाती है तैयारी प्री की?
नहीं, वो देखिए इसका कोई एक आंसर नहीं है, वो लेवल ऑफ़ प्रिपरेशन की पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने पहले प्री क्रैक किया हुआ है या पहले भी अटेम्प्ट्स दिए हुए हैं, तो आपको डेढ़ में 1 डेढ़ 2 महीने में आपका रिवीजन अच्छे से इफेक्टिवली हो जाता है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और आप पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, करीब 3-4 महीने आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ओके सर, यूपी स्पेशल का भी क्या रोल रह रहा है सर प्री में? आप बताइए उसके बारे में थोड़ा। हाँ, यूपी स्पेशल के क्वेश्चन्स आते हैं, प्री में भी आते हैं और मेंस में भी अच्छा रोल बढ़ गया है इधर बीच, तो 2022 में तो काफ़ी क्वेश्चन्स आए थे। तो दोस्तों अब हम लोग सर से बात करेंगे, इन्होंने सर ने मेंस के लिए क्या स्टडी बेसिकली फॉलो की, क्योंकि मेंस बेसिकली प्राइम फैक्टर होता है आपकी सिलेक्शन एंड ओवरऑल रैंकिंग में। तो सर सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि बेसिकली क्योंकि आपका ऑप्शनल क्या था मेरा ऑप्शनल लॉ था, एंड मीडियम? इंग्लिश। ओके, तो सर हम लोग अब बात करेंगे जीएस के जो चारों पेपर होते हैं, तो उसके बारे में बेसिकली आप किस तरह स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं एंड बेसिकली बुक लिस्ट क्या फॉलो करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बताइए सर थोड़ा। देखिए, बुक लिस्ट वही होती है जो प्रीलिम्स के लिए हम फॉलो करते हैं, बुक लिस्ट में कोई वो नहीं होता। लेकिन मेंस में जो मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो एक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस। तो अगर आप ये दोनों चीज़ों को अच्छे से कवर करें, जैसे सिलेबस के हर टॉपिक पे आपके पास एक ब्रीफ नोट्स होने चाहिए, जिसको आप जैसे अगर आए एग्जाम में वो उससे क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस में होते हैं वो डायरेक्टली लिफ्ट होते हैं सिलेबस से। तो अगर आपके पास एक ब्रीफ नोट्स अवेलेबल हैं हर टॉपिक के, तो आप उसको रेप्लिकेट कर पाएंगे अपने आंसर कॉपी में। उसके साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं उसको एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि ट्रेंड क्या है क्वेश्चंस पूछने का। फॉर एग्जांपल अगर मैं उदाहरण दूं कि जीएस पेपर 2 में ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे आस्क इंडो नेपाल रिलेशंस, ऑलमोस्ट एवरी ईयर, आई थिंक 2019 से लेकर 21 तक तीनों साल लगातार पूछा है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड होना चाहिए। वो मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया वाली जो आईआर वाले इश्यूज हैं वो भी वो लगातार पूछ रहा है। तो उस हिसाब से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या क्वेश्चंस पूछ सकता है उस लाइन पे। जी। ओके, तो सर बेसिकली अगर आप एक बार थोड़ा ब्रीफ में अपनी बुक लिस्ट बता दें, क्योंकि आप एक बार सिलेक्ट हो चुके हैं ना, तो बेसिकली आपसे व्यूअर्स हमारे जानना चाहेंगे कि क्या बुक लिस्ट आपने बेसिकली फॉलो की थी। बुक लिस्ट देखिए, जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो सबको पता है, आउट इन पब्लिक डोमेन है। लक्ष्मीकांत पढ़ा पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एनसीईआरटीज़ पढ़ी एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी होती है वो कर ली। और एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस, इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी वैसे बहुत रेलेवेंट नहीं होती है यूपी पीसीएस के लिए, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें तो आप मृणाल सर के अ, जो मटेरियल होता है वो आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो सर एथिक्स पेपर के लिए बेसिकली क्या लिया था आपने? हाँ, एथिक्स जो है वो अलग है, क्योंकि एथिक्स तो प्रीलिम्स में का कोई रोल नहीं होता उसका। एथिक्स के लिए आपको जितने डेफिनेशन, जितने भी कीवर्ड्स दिए हुए हैं सिलेबस में, उनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स आपको तैयार करने बहुत अच्छे ज़रूरी है उसको, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस वहीं से पिकअप होते हैं। उसके लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। आप लेक्सिकॉन पढ़ सकते हैं, डीके बालाजी की बुक पढ़ सकते हैं। अलग अलग कोचिंग्स अपने कंपाइलेशन निकालती हैं एथिक्स के लिए, आप वो परस्यू कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके ओके, तो सर अब आप आपके ऑप्शनल पेपर पे हम लोग आएंगे। बेसिकली आपने ऑप्शनल किस हिसाब से आपने माइंड में रखा कि कहाँ तक आपकी फ्रूटफुल रहा आपकी रैंकिंग में, एंड उसके लिए बेसिकली आपने बुक्स क्या फॉलो की थी, एंड उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ऑप्शनल मेरा लॉ है, और कहाँ तक फ्रूटफुल रहा वो मार्कशीट आएगी तो पता चलेगा कि ओके कितने मार्क्स मिले उसमें। लेकिन मेरा ऑप्शनल लॉ है, वो ऑब्वियस चॉइस थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने बीएलएलबी ऑनर्स किया है, क्योंकि 5 साल वो सब्जेक्ट पढ़ा है। ओके तो उसको मैंने सोचा कि कंटिन्यू करें, और यहाँ पे ऐसे लॉ ही रखा था अपना ऑप्शनल। बुक लिस्ट देखिए, इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और इंटरनेशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है। पेपर 2 में आईपीसी, टॉर्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो पेपर 1 के लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जेएन पांडे लोग पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए, इंटरनेशनल लॉ के लिए एसके कपूर, एचओ अग्रवाल पढ़ते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए एक दुक्की, मतलब जो बड़ी लीगल मतलब हमारे लॉ स्कूल में बड़ी फेमस होती है ये किताबें, जो बेसिकली ए के जैन की गाइड बुक्स होती हैं, वो फॉलो कर सकते हैं। सिमिलरली पेपर 2 के लिए भी, अगर आप बेयर एक्ट और केस लॉस पे अगर आपकी अच्छी कमांड है, तो आप दुक्की से आपका काम चल जाता है। ओके, तो सर अब हम लोग बात करेंगे जनरल हिंदी का पेपर भी यूपी पीसीएस में होता है और ऐसे का पेपर होता है। बेसिकली उसके लिए आपने बुक लिस्ट क्या फॉलो की, जो भी की, एंड स्ट्रेटजी बेसिकली क्या फॉलो करते हैं उसके लिए? हिंदी के लिए जो वही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं यूपी के विभिन्न एग्जामों में, जैसे यूपी में और भी एग्जाम होते हैं, आरओ, एआरओ और बीईओ, कई सारे एग्जाम्स होते हैं। तो अगर आप वो पूरा कंपाइलेशन अच्छे से कवर कर लेते हैं तो ज़्यादातर ग्राउंड कवर हो जाता है। ज़्यादातर चीज़ें रेपिटेटिव होती हैं, तो वो आप कर लेते हैं। हाँ, एस्से के लिए देखिए, एस्से में जो है कोट्स का ज़्यादातर इस्तेमाल करना चाहिए, और मल्टी डायमेंशनल एस्से रखें, जैसे जिसमें आप सारे सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, हर तरह के एंगल कवर करें, तो मुझे लगता है बेटर मार्क्स फेच कर सकते हैं एस्से में। ओके, तो सर बेसिकली बताइए आप आंसर राइटिंग के लिए किस तरह आपने स्ट्रेटजी बना रखी थी, एंड बेसिकली किस तरह आप उसको फॉलो करते थे, आंसर किस प्रकार लिखते थे, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आंसर के लिए जो आप प्रीवियस ईयर के टॉपर्स रहे हैं यूपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है,
आप उनकी जो कॉपीज़ हैं उनको आप देखें और वहाँ से जो जो आपको लगता है कि आपकी स्टाइल से मैच करता है, उस हिसाब से आप अपने आंसर्स को ढालने की कोशिश करें। तो सर बेसिकली आंसर राइटिंग के लिए आपको क्या लगता है, कब से स्टार्ट होनी चाहिए आंसर और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस? देखिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तब करनी चाहिए जब आपने एक बेसिक ग्राउंड कवर कर लिया है। अगर आप शुरू से ही मतलब प्रिपरेशन के साथ ही आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपकी कोई खास क्वालिटी आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। एक बार आपने बेसिक बुक्स को कवर कर लिया है तो उसके बाद आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ओके, तो सर आप आंसर राइटिंग के लिए कोई आपने टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन की थी? नहीं, कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की थी। ओके, तो सर अब हम आप से पूछेंगे सर इंटरव्यू के लिए बेसिकली आपने किस तरह प्रिपरेशन की था एंड ओवरऑल आपका इंटरव्यू दैट टाइम आपको कैसा लग रहा था आफ्टर इंटरव्यू कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा कि नहीं, उसके बारे में इंटरव्यू की बेसिकली एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा बताइए अभी। देखिए, इंटरव्यू मैंने 2 इंटरव्यू दिए हैं अभी तक ओके। और दोनों बार ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। इंटरव्यू में इस बार के तो मार्क्स आउट नहीं हुए, पिछली बार मुझे इंटरव्यू में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिले थे। तो इंटरव्यू में कोई बहुत स्टैटिक नॉलेज नहीं चेक करते हैं वो आपकी, वो नॉर्मल बातचीत ही करते हैं और जो करंट अफेयर्स है, जो आपके ऑप्शनल रिलेटेड चीज़ें हैं, उसी के अराउंड आपका इंटरव्यू रिवॉल्व करता है। तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं और आपने अच्छे से अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट किया तो इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर करें वो ज़रूरी नहीं है। जो नहीं आता वहाँ पे आप हम्बली कह दीजिए कि सर सॉरी मुझे नहीं आता, और वो मूव ऑन कर जाते हैं। ओके, तो सर यूपीएससी या यूपीपीसीएस की बात करें तो कहीं ना कहीं रिवीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सर। बेसिकली आप रिवीजन के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाते थे, मंथली रिवीजन करते थे, वीकली एंड जो भी आप करते थे उसके बारे में थोड़ा बताइए। नहीं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जैसे अगर आप प्रीलिम्स का उदाहरण लें और प्रीलिम्स में आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कंपाइलेशन है वो पढ़े और आपको लगता है ये मुझे नहीं आता, तो आप उसके नोट्स बना लीजिए। जो पॉइंट्स आपको नहीं जो आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाए पहले बार में, तो उसको आप बार बार रिवाइज करते रहिए। जैसे वो डिपेंड करता है कि अगर एग्ज़ाम पास आ रहा है तो ज़्यादा बार रिवाइज करना पड़ता है, तो रिविजन तो होना तो बहुत ज़रूरी है, ये बात सच है। ओके, तो सर बेसिकली नोट्स मेकिंग की बात भी हम लोग थोड़ा कर लें तो नोट्स आप किस तरह बनाते थे आप? नोट्स देखिए, कई लोग होते हैं वो पूरी की पूरी किताब ही रेप्लिकेट कर देते हैं, पूरी किताब ही छाप देते हैं वापस, उसका करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नोट्स हर आदमी की अपनी इंडिविजुअल अलग होनी चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ वही फैक्ट्स नोट डाउन करने चाहिए जो आपके दिमाग से स्लिप करते हैं या आपके लिए नए हैं। तो नोट्स ऐसे ही होने चाहिए। ओके, तो सर बेसिकली आपका फ्रेंड सर्कल भी एक रहा होगा जो आपकी इस जर्नी में आपका ओवरऑल मदद किया होगा या आपके पेरेंट्स से भी हेल्प किए होंगे, उसके बारे में थोड़ा आप बता दीजिए सर। नहीं, फ्रेंड सर्कल तो मेरे जो ज़्यादातर दोस्त हैं वो इस फील्ड से जुड़े नहीं हैं, वो कुछ और काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कई सारे कुछ लोग बाद में मिले प्रिपरेशन में जिन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी इसमें। ओके, तो सर बेसिकली अगर हम बात करें सर आपकी ओवरऑल ये जर्नी आपने कहाँ रह के तय की? नहीं, मैंने प्रयागराज में रह के सारी पढ़ाई की है। प्रयागराज में रह के की है जी। तो सर ओके, तो सर अगर आप कुछ हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको एडवाइस देना चाह रहे हो अपनी तरफ से उसके बारे में, अगर जो भी आप कुछ आपको ऐसा लगता है कि ऐसी गलतियां अगर कोई बंदा करेगा तो वो मतलब जल्दी सक्सेस नहीं होगा, कुछ आपने इतनी अपनी जर्नी में नोट डाउन किया होगा कुछ पॉइंट्स है बेसिकली ये गलतियां नहीं करनी चाहिए एस्पिरेंट को आने वाले हैं, तो वो बताइए सर। देखिए, इसमें मुझे लगता है जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्च्यू है वो ये है कि आप कंसिस्टेंट रहें और परसेवरेंस रखें। कंसिस्टेंट रहें मतलब कि आप थोड़ा-थोड़ा डेली पढ़ते रहें। आप एग्ज़ाम के पहले अगर आप किताब उठाएँगे तो ये कोई ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं है, ऐसे क्लियर नहीं होगा। और हाँ, अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, 1-2 फेलियर सबको होते हैं, लेकिन अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो और ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो सिलेक्शन होता है और अच्छी सर्विस से सिलेक्शन होता है। ओके, तो सर बेसिकली डिप्रेशन लोगों को आ जाता है इस जर्नी में, लंबी जर्नी हो जाती है, तो बेसिकली उसके लिए आप तो कुछ करते होंगे ऐसा कुछ? नहीं, मुझे पर्सनली तो कभी डिप्रेशन वगैरह नहीं आया, लेकिन अगर मुझे लगता है, अगर मैं जहाँ तक मुझे समझ आता है कि अगर आपका व्हाय कि आप ये सर्विस में क्यों आना चाहते हैं वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप ज़्यादातर ऑब्स्टेकल्स को आप पार कर लेते हैं। ओके सर, थैंक यू सर अपना कीमती समय देने के लिए हम लोगों